अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बॉन्ड यील्ड्स। यील्ड से मुराद होता है रिटर्न, कि बॉन्ड के ऊपर जो आपको रिटर्न दिया जाता है, जो भी आप कमाते हैं, जो आपकी कमाई होती है, वो बेसिकली बॉन्ड की यील्ड होती है। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड इज़ द रिटर्न टू एन इन्वेस्टर फ्रॉम द बॉन्ड्स कूपन एंड मैच्योरिटी कैश फ्लोज। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जो कि बॉन्ड का कूपन रेट और जो मैच्योरिटी कैश फ्लो होता है, इससे जो इन्वेस्टर को जो भी रिटर्न मिलता है उसको हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं। There are two calculations used to measure the rate of return a bondholder receive from owning a bond। अब दो किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं जिससे हम बॉन्ड की यील्ड निकालते हैं कि एक इन्वेस्टर इस बॉन्ड के ऊपर कितना कमा रहा है, कितने परसेंट कमा रहा है। एक तो बॉन्ड का अपना कूपन रेट गिवन होता है ना, एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, वो बेसिकली बॉन्ड यील्ड से रिलेटेड होता है। जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, इसी से ही हम फाइंड करते हैं। पहले हम बॉन्ड की यील्ड फाइंड करते हैं कि बॉन्ड के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, उसी हिसाब से फिर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चलता है। तो इसके दो किस्म के तरीक़ेकार हैं इसको मेजर करने के। एक को हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, एक को हम कहते हैं करंट यील्ड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही, आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आगे जाके फाइनेंस रिलेटेड जो दूसरे कोर्सेज होंगे उसमें भी ये कंसेप्ट चलता है, और फिर आगे रियल लाइफ में भी आपको ये काम आएगा। तो ये जो टॉपिक है यील्ड टू मैच्योरिटी वाला, इसको आपने बड़े ही गौर के साथ सुनना है, और वो जितना ज़्यादा हो सके इसकी रिविजन्स करनी है। मतलब इसको बार बार सुनना है, और इसको आपने ना सिर्फ इस लेक्चर से बल्कि इंटरनेट से और दूसरे सोर्स से भी इसको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यील्ड टू मैच्योरिटी, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि मैच्योरिटी तक का रिटर्न, कि मतलब ऐसा रिटर्न जो कि किसी इन्वेस्टर का मैच्योरिटी तक चलेगा, कि अगर इन्वेस्टर कोई बॉन्ड टिल मैच्योरिटी अपने पास होल्ड करता है, वो उस बॉन्ड को आगे नहीं बेचता, जितनी भी उसकी मैच्योरिटी लाइफ है वो पूरी लाइफ उसको अपने साथ रखता है, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। अब इसको हम कभी भी बॉन्ड के कूपन रेट से कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्योंकि बॉन्ड के ऊपर जो कूपन रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें मद्देनज़र नहीं रखी जाती कि आने वाले वक्त में करेंसी आपकी डिवैल्यू हो जाती है, या फिर इन्फ्लेशन हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, या और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, आपका एसेट डिवैल्यू हो जाता है, या मार्केट रेट बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं कि डिवैल्यू हो, अप्रिशिएट भी हो सकता है, करेंसी अप्रिशिएट भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त मद्देनज़र नहीं रखी जाती। वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए जस्ट एक अच्छा कूपन रेट दिया जाता है कि इन्वेस्टर इस तरफ आए। अब यील्ड टू मैच्योरिटी ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है टोटल उस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पे। कि मतलब आपने हर दफ़ा हर साल यील्ड टू मैच्योरिटी निकाल के ये चेक करना होता है कि यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली वो रिटर्न होता है, अगर मैं आपको कटिंग शॉर्ट बताऊं, वो रिटर्न होता है कि जिसके ऊपर आपकी बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। मतलब ऐसा रिटर्न कि जिसके ऊपर आपको ये पता चले कि अगर इतना रिटर्न मुझे ये बॉन्ड दे, इसका मतलब मैं घाटे में नहीं जा रहा, मैं मार्केट वैल्यू के मुताबिक कमा रहा हूँ। इसके लिए फिर आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक, उस टाइम की मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको ये पता चले कि जी आज के दिन में इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। दूसरा, आपके पास कैश फ्लोज जो कि आपको गिवन होते हैं, बॉन्ड के ऊपर लिखे होते हैं कि जी अगर ये 10 साल का बॉन्ड है तो 1000 रुपये आपको 10 साल बाद मिलना है, हर साल आपको 100 रुपये मिलने हैं। कैश फ्लोज आपके वहाँ से निकल आते हैं। मार्केट वैल्यू आपको मार्केट से पता चल जाती है कि इसकी मार्केट वैल्यू आज के दौर में, आज के टाइम पर इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज अगर 1000 रुपये का बॉन्ड है और वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसका बॉन्ड इस टाइम मार्केट में 1200 का बिक रहा है। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर जो आपको वो हर साल 100 रुपये रिटर्न भी दे रहा है और 10 साल बाद आपको 1000 रुपये भी देगा, तो आप ऐसा कौन सा रेट हो, ऐसे कौन से रेट से आप उसको डिस्काउंट करें। मतलब ऐसे कौन से रेट से, एक तो कूपन रेट होता है। ठीक है, हमने अभी तक दो किस्म के रेट डिस्कस किए। एक कूपन रेट होता है जो कि बॉन्ड के ऊपर मेंशन्ड होता है, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। एक इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है उसका अपना एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो उसकी विश होती है, वो चाहता है कि मुझे इतना रिटर्न मिले। ठीक है, वो हर इन्वेस्टर का वेरी करता है।
इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। किसी इन्वेस्टर को ज़्यादा चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, कोई रिस्क टेकर होते हैं, कोई रिस्क अवर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम उन दो रिटर्न्स की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसे रिटर्न की बात कर रहे हैं कि हर टाइम हमें हमारे बॉन्ड पे इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि अगर हम उसको डिस्काउंट बैक करें तो वो मार्केट वैल्यू के बराबर बने, कि मतलब हम ये चेक करते रहें कि हम कहीं घाटे में तो नहीं जा रहे। इसका मतलब इस सूरत हाल में हमने एक ऐसा रेट निकालना होता है। आम तौर पे पिछले सवालों में हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते रहे हैं। रेट हमारे पास इन्वेस्टर का गिवन होता था जो कि रिस्क फ्री रेट और रिस्क प्रीमियम पे बेस होता था। हम उसकी बेस पे डिस्काउंट बैक करते थे और प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे कि 10 साल बाद मिलने वाले कैश फ्लो की आज के दिन क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा उल्टा है। अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, मार्केट वैल्यू हमारे पास गिवन है, लेट्स सपोज 1200 रुपये है, और हमें ये भी पता है 10 साल बाद हमें इस बॉन्ड का 1000 मिलना है और हर साल 100 रुपये भी मिलने हैं। अब ऐसा कौन सा रेट हो जिसके ऊपर अगर हम इन तमाम कैश फ्लोस को, जो कि 100 रुपया हर साल मिलना है और 1000 रुपया आखिरी साल में मिलना है, तो ऐसा कौन सा रेट हो जिसके ऊपर हम ये फार्मूला हल करें, जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा बॉन्ड वैल्यूएशन का। ठीक है, मैं आपको दोबारा फ्लैश भी करा देता हूँ कि मतलब ऐसा कौन सा रेट हो जिसके ऊपर हम इस फार्मूले को हल करें तो वो मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाए। लेट्स सपोज मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल अगर आपको याद हो तो हमने हल की थी, जिसके अंदर वैल्यू ऑफ बॉन्ड का ये फार्मूला था, जिसके अंदर अगर आप देखें ये 0.410416 हमने रेट लगाया हुआ है। अब ये तो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था जिसके ऊपर क्या वैल्यू निकली है 1062। अब हमने ऐसा रेट फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा रेट हो कि यहाँ पे वैल्यू 1200 आ जाए, या वो वैल्यू आ जाए जो मार्केट में इस टाइम चल रही है एसेट की, जिससे हमें ये पता चलेगा कि यार हम मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं, मार्केट से आगे चल रहे हैं, मार्केट से पीछे चल रहे हैं, हम घाटे में तो नहीं चल रहे। अब हमने वो रेट फाइंड करना है जिसको हम कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, तो अभी हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब जब आप डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। द यील्ड टू मैच्योरिटी इज़ द एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न इन इन्वेस्टर विल अर्न इफ़ द बॉन्ड इज़ हेल्ड टिल मैच्योरिटी। A bond's yield to maturity rises or falls depending upon its market value and how many payments remaining to be made। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यील्ड टू मैच्योरिटी वो होती है कि जब आप ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि इन्वेस्टर अपने बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखेगा और इसकी ये जो यील्ड होती है, जो उसका रिटर्न होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, ये राइज और फॉल करता है मार्केट वैल्यू के साथ। मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी, उसके साथ साथ ये भी चेंज होती रहेगी। ना सिर्फ मार्केट वैल्यू के साथ बल्कि जो आपकी पेमेंट्स अभी बाकी रह गई हैं, मतलब लेट्स सपोज आपके पास 10 साल का बॉन्ड है, 4 साल आप यूज़ कर चुके हैं, उसका इंटरेस्ट भी ले चुके हैं, आप पीछे 6 साल रहते हैं, तो आप 6 साल के ऊपर अब आप आके आप उसकी यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो आपके पास जो दो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जिसमें से एक उसकी मार्केट वैल्यू है, दूसरी चीज़ उसके कैश फ्लोज। अब आपके कैश फ्लोज जो यहाँ पे होंगे वो 6 साल के होंगे, 10 साल के नहीं होंगे, क्योंकि 4 साल के कैश फ्लो आप ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर चुके हैं। तो जो कैश फ्लोज रिमेनिंग होंगे, जिसके अंदर 6 साल के आपका इंटरेस्ट होगा और आखिरी साल में आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी होगी, पार वैल्यू भी होगी। ठीक है, इन दो को यूज़ करते हुए आप जो रेट निकालते हैं, ऐसा रेट जिसके ऊपर आपकी बॉन्ड की जो डिस्काउंटेड बैक वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू जो होगी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू के इक्वल आ जाए, ताकि आपको पता चले कि हम मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं, हमें नुकसान नहीं हो रहा। इस चीज़ को कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। इन सिंपल वर्ड्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। यील्ड टू मैच्योरिटी जो होता है ना, कि मतलब बेसिकली आप कोई ऐसा रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपने रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना होता है। वैल्यू आपको गिवन्स होती हैं। पिछले सवालों में हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू, इसमें वैल्यू हमें गिवन है, हमने रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, और ऐसा रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर मार्केट प्राइस हमारी बॉन्ड की प्राइस के इक्वल हो जाए। बॉन्ड की कौन सी प्राइस? जो कि प्रेजेंट वैल्यू होती है, उसके इक्वल हो जाए। एक ऐसा रिटर्न हमने फाइंड करना होता है। तो जाहिर है जब हम एक ऐसा रिटर्न फाइंड करते हैं, जब भी हम एक ऐसा रिटर्न फाइंड करते हैं, तो वो बेसिकली हमारी एक्सपेक्टेशन बेस्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हम आज की करंट वैल्यू को देखते हुए, अपने कैश फ्लोज को देखते हुए एक रेट हम एज्यूम करते हैं हम कि यार अगर ऐसा रेट, अगर ये रेट हो तो इसके ऊपर हमारी जो है प्रेजेंट वैल्यू या फिर जो बॉन्ड की वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसा होना चाहिए। ऑन ग्राउंड ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वैल्यू इक्वल आए, वैल्यू ऊपर नीचे भी हो सकती है। बॉन्ड आपका ओवर वैल्यूड भी हो सकता है, अंडर वैल्यूड भी हो सकता है। ये भी हम आगे जाके जब
आगे जाके जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो बेसिकली ये जो हम रेट फाइंड करने जा रहे होते हैं वो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। अभी तक अगर आप नोट करें तो अभी तक हमने जितने भी फार्मूले हल किए, मैं आपको दोबारा फार्मूला दिखा देता हूँ। तो उसमें देखिएगा, इसमें था इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसमें था रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसका इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब इसी फार्मूले के अंदर हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डालना है, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं डालना, क्योंकि अब इसमें इन्वेस्टर की तो बात नहीं हो रही। अब इन्वेस्टर अब ये फाइंड करना चाह रहा है कि यार इसकी YTM क्या है, इसकी यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है, कि वो ये चेक करना चाह रहा है कि वो मार्केट के हिसाब से उसको जो बॉन्ड पड़ रहा है वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, या वो बॉन्ड बिल्कुल मार्केट के लेवल के बराबर जा रहा है। वो ये चीज़ अब चेक करना चाह रहा है। तो इसी चीज़ को हम जब फाइंड करते हैं तो जो हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन बेस्ड होता है कि ये रेट होना चाहिए। एक्सपेक्टेड इसीलिए कहते हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये अनएक्चुअल ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ इम्प्लाइड बाय द मार्केट प्राइसेस ऑफ द फर्म्स बॉन्ड which equates the present value of future cash flows with the current market price of the bond। मतलब ये जो YTM होती है बेसिकली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो कि मार्केट प्राइसेस से अखज़ किया जाता है, मार्केट की प्राइस से ही अखज़ करते हैं हम। ठीक है, कि मतलब एक ऐसा रेट जिसके ऊपर मार्केट प्राइस हमारी इक्वल हो जाए हमारे बॉन्ड की प्राइस के, विच इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, जो भी फ्यूचर के कैश फ्लोज होते हैं जिसमें इंटरेस्ट और पार वैल्यू दोनों शामिल होते हैं, उसको बराबर कर दे किस चीज़ के, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अब हम आगे जाके इसका मॉडल देखते हैं कि इसका मॉडल कैसे होता है, फिर इसकी एक एग्जांपल भी देख लेंगे। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फार्मूला वही होता है बॉन्ड वैल्यूएशन वाला, एसेट वैल्यूएशन वाला। जहाँ पे हमने एसेट वैल्यूएशन की जगह बॉन्ड वैल्यूएशन लिखा था, अब वहीं पे हम YTM लिख देते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी लिख देते हैं। ठीक है, इसमें अब फार्मूला बाकी सारा वही है। इंटरेस्ट रेट ऑफ द ईयर कह दें, या फिर आप इसको कैश फ्लो ऑफ द ईयर कह दें, जो भी होगा, जिसमें आपको बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट गिवन होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रेट डालना होता है। कि मतलब पहले तो हम ऐसा रेट डालते थे यहाँ पे जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता था। मतलब एक इन्वेस्टर जिसको बाहर रिस्क फ्री रेट लेट सपोज 6% मिल रहा होता था, तो वो हमसे 8-9% क्लेम करता था, तो वही रेट हम यहाँ पे लिखते थे। लेकिन अब वो नहीं है, अभी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड नहीं करनी, अभी हमने बेसिकली एक ऐसा रेट निकालना है जिसके ऊपर हमारी ये तमाम वैल्यूज़ जब हम इनको पुट करें और जो हमारे पास वैल्यू निकले वो मार्केट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो जाहिर है ऐसा रेट हम एकदम एक झटके से नहीं निकाल सकते, तो हमें उसके ऊपर 1-2 ट्राई मारनी पड़ती है। हमें एक्सपेक्टेड रेट 1-2 दफ़ा उसके अंदर इंसर्ट करने पड़ते हैं, जिसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ आती हैं उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा अगर इस रेट से ये वैल्यू आ रही है तो इस रेट को ऊपर नीचे करके देख लेते हैं, शायद इसके करीब करीब कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से हल करेंगे वो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, यील्ड टू मैच्योरिटी का फार्मूला आप ये देख लें, सेम वही फार्मूला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जो एसेट वैल्यूएशन का बॉन्ड वैल्यूएशन का फार्मूला था, इसमें किसी चीज़ की कोई चेंजिंग नहीं है, बस इसमें जो आर होगा वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होगा। अब वो हम एक्सपेक्टेड कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं कि उठा के हमने कोई भी रेट यहाँ पे डाल दिया, वो हमारे पास जो बॉन्ड का कूपन रेट गिवन होगा हम उसके ऊपर नीचे के रेट इसमें डालेंगे, कि ताकि ये चेक करने के लिए कि हमारा रेट हमारी मार्केट वैल्यू के करीब करीब आए। अब वो कैसे करना होगा वो मैं जाके आगे आपको सिखाता हूँ। तो इसके बेसिकली हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीके को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, या ट्रायल एंड एरर मेथड भी कह सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें ज़ाहिर है ये एक एक्सपेक्टेड रेट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि हम पहली दफ़ा तुक्के पे ही हमसे रेट बिल्कुल ठीक लग जाए, तो हमें 1-2 दफ़ा हिट एंड ट्रायल मेथड से चलना पड़ता है। मतलब 1-2 दफ़ा रेट लगा के चेक करना पड़ता है कि हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। जब हम पहला रेट उसमें इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है तो उससे हमें पता चल जाता है कि अब हमने इसके बाद कौन सा रेट लगाना है, ऊपर का रेट लगाना है या इससे नीचे का रेट लगाना है।
ठीक है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा, वो जब इस सवाल को हम हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रेट लगाने के बाद हमें ये कैसे पता चलता है कि अब हमने अगला रेट ये एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इससे बढ़ के लगाना है या कम लगाना है। एक तरीका होता है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, या जिसको आप बाय ट्रायल एंड एरर मेथड भी कह सकते हैं। दूसरा होता है फार्मूला मेथड। इसमें एक सिंगल फार्मूला होता है जिसके अंदर आप वैल्यू अपने तमाम जो आपके पास गिवन डेटा होता है उसकी वैल्यू पुट करके आप जब वैल्यू निकालें तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है, जिसको आप यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है फार्मूला मेथड का, कि आप एक ही फार्मूले से बजाय ये कि आप एक दो एक्सपेक्टेड रेट लगा के यील्ड टू मैच्योरिटी निकालें, तो आप एक ही फार्मूले से एक झटके से निकाल लें। लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है, जो फार्मूला मेथड से जो आपको रेट निकलता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। लेकिन जो हिट एंड ट्रायल मेथड से या ट्रायल एंड एरर मेथड से आप निकालते हैं वो 100% नहीं तो 90% एक्यूरेट रेट होता है, या फिर आप 99% भी उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप उसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखते हैं कि इस वैल्यू के ऊपर हमारी एग्जैक्ट ये मार्केट वैल्यू बन रही है। अभी हम इसको आगे जाके हल करते हैं तो आपको ये चीज़ बड़ी बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये जो पहला मेथड है बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। यील्ड टू मैच्योरिटी में जो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, इसका बेसिकली मोटो यही होता है कि वेयर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसा कि हमारा मेन मकसद होता है यील्ड टू मैच्योरिटी का कि हमने ऐसा रेट फाइंड करना होता है जिसके ऊपर हमारी प्रेजेंट वैल्यू हमारी मार्केट वैल्यू के इक्वल आ जाए। तो हमने इक्वेशंस की दोनों साइडों को इक्वल करना होता है। तो इसके लिए हम इस मेथड से इस मेथड के थ्रू YTM निकालते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी निकालते हैं। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ए 5 ईयर कूपन बॉन्ड विद 8% कूपन रेट एंड मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ ₹1000 इज़ करंटली सेलिंग एट ₹925। तो ये एक कोटेशन है एक क्वेश्चन की, ठीक है। इसके बाद नीचे हमने YTM का मॉडल लिख लिया अपनी आसानी के लिए, कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारे पास फार्मूला क्या है, उस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए हमारे पास अब इसके अंदर जो डेटा है, सबसे पहले हम इसका डेटा अलग कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहले इसका जो डेटा गिवन है, जो मैंने आपको सबसे पहले से कहा था, कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले उसके अंदर से अपने काम का डेटा निकाल लिया करें। 5 ईयर कूपन बॉन्ड, इसका मतलब कि इसकी जो टाइम पीरियड है इसके अंदर वो है 5 ईयर्स। पहली चीज़ आपने ये लिख लेनी है। दूसरा 8% रेट, ये कूपन रेट है 8%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 8% ऑफ 1000 का आप जब 8% निकालेंगे तो ये बनेगा आपके पास 80 रुपीज़, ठीक है। तो 80 रुपीज़ आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और 5 साल के बाद आपको जो कि आपने 1000 रुपये लगाए होंगे, जो उसकी पार वैल्यू होगी वो भी आपको वापस मिलेगी। लेकिन साथ उसने ये भी बता दिया है कि करंटली सेलिंग एट 925, जो 1000 रुपये का बॉन्ड है, इस टाइम उसकी मार्केट में वैल्यू 925 रुपये है। अब हमने यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करनी है। यील्ड टू मैच्योरिटी ऐसा रेट फाइंड करना है कि जिसमें हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज है, जो हमें 5 साल तक 80 रुपया हर साल मिलना है और आखिर में हमें 1000 रुपया मिलना है। अगर हम ऐसा कौन सा रेट लगाएं जब हम इनको डिस्काउंट बैक करें तो इसकी आज के दिन में वैल्यू इसकी 925 बने। तो अब हमने वो रेट फाइंड करना है। तो वो रेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने अब क्या करना है कि अब हमें अगर ये 8% पे ये कूपन रेट दे रहे हैं, तो हम जो भी रेट एस्टिमेट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डालना होता है, ठीक है। तो हमेशा हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कूपन रेट के आसपास का रेट डालते हैं, या इससे एक स्टेप अप कर देते हैं या एक स्टेप डाउन कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू निकलती है फिर उसकी बेस पे हम अगला रेट डालते हैं। लेट्स सपोज अगर ये कूपन रेट हमें 8% दे रहे हैं, ठीक है, तो हम लेट्स सपोज रेट ले लेते हैं 9%। हम 9% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इंटरेस्ट पर ईयर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फार्मूला में 80 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में आ जाएगा 9%, मतलब 0.09 वैल्यू आ जाएगी। और ये चलेगा अप टू 5 ईयर, क्योंकि ये 5 ईयर का कूपन रेट बॉन्ड है, तो ये 5 ईयर तक चलेगा। 5 साल तक हमें 80 रुपये मिलेंगे और 5 साल बाद हमें 80 रुपये भी मिलेंगे, हमें 1000 रुपया भी वापस मिलेगा। और रेट हम लगा रहे हैं 9%। अब अगर हम 9% रेट लगा के जो वैल्यू निकालते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास लेट्स सपोज वो 9% लगाने के बाद रेट निकल आता है 960 रुपये,
ठीक है, 961 रुपये 960 रुपये निकल आता है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे आपको इसकी एग्जांपल शो भी कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जब 9% रेट के साथ आपका रेट आ गया 960 रुपये, आपने रेट निकालना था 925 रुपये, क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू है 925 रुपये। आपने इसके बराबर अपना रेट लेके आना था, लेकिन रेट आ गया 960 रुपये 9% के ऊपर। अब आपने वैल्यू कम करनी है, मतलब 960 से पीछे लेके आनी है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना चाहिए, रेट बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? तो हमेशा आप याद रखें कि रेट बढ़ाने से मार्केट वैल्यू कम होती है। आपने जब भी रेट कम करना हो तो आपने जब भी मार्केट वैल्यू कम करनी हो तो आप रेट बढ़ाते हैं। मतलब 9% है तो फिर मैं 10% पे जाऊंगा, 11% पे जाऊंगा। लेकिन जब भी आपने मार्केट वैल्यू बढ़ानी हो, लेट्स सपोज कि अगर मेरी इसके ऊपर 9% के ऊपर वैल्यू निकल आती है 890 रुपये, लेट्स सपोज, और मुझे चाहिए 925, तो मुझे फिर 9% से नीचे का रेट लगाना पड़ेगा, 8% लगाना पड़ेगा, 7% लगाना पड़ेगा, ताकि प्रेजेंट वैल्यू मेरी ज़्यादा निकले, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे जाके। ये देखिएगा कि 9% रेट जब हमने लगाया तो यहाँ देखिएगा इस टेबल के अंदर तो हमारे पास वैल्यू निकली 961 रुपीज़। एक दफ़ा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये टेबल किस तरीके से बनाया, ये अपनी आसानी के लिए बनाया गया। बेसिकली उसी फार्मूला के अंदर, जो फार्मूला मैंने पीछे आपको दिखाया, मैं दोबारा फ्लैश कराता हूँ। इसी फार्मूला के अंदर ये देखिएगा इंटरेस्ट रेट हमारे पास है डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसी तरीके से हल करता तो मुझे अच्छा खासा स्पेस रिक्वायर्ड होता, तो मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में, तो इसको मैंने पुट कर दिया। तो ये बेसिकली ये देखिएगा कि इन्हीं 5 साल के ऊपर सबसे पहले मैंने एक कॉलम में अपने पास कैश फ्लोज लिख दिए हैं कि पहले ये देखिएगा 4 साल तक मुझे 80 रुपये मिलेंगे, आखिरी साल मुझे 1080 मिलेंगे, क्योंकि 80 रुपये इंटरेस्ट के भी मिलेंगे और 1000 रुपये जो मेरी पार वैल्यू होगी वो भी मिलेगी। तो बेसिकली आखिरी साल जो मिलेगा 1080 मिलेगा। तो ये सारे वो कैश फ्लोज आ गए जो कि वहाँ इंटरेस्ट रेट्स थे, उसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर 9%। ये बेसिकली जो इस फार्मूले के नीचे का पोर्शन होता है 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब चूँकि मैंने इसको 9% पे लगाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये बना डिस्काउंट फैक्टर मेरा 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेरा बना 0.9174 एट द रेट ऑफ 9%। अब ये 0.9174 कैसे बना, क्योंकि अगर ये 1 प्लस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था जैसा कि फार्मूले में है, तो इसको 1.9 समथिंग बनना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें तो इसके ऊपर इनकी पावर्स भी होती हैं 1 2 3 4 5 6, जो कि नंबर ऑफ़ ईयर्स के हिसाब से चलती हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये आ जाता है इसका डिस्काउंट फैक्टर। आप जब एनुअल कैश फ्लोज को इसके ऊपर डिवाइड करते जाएंगे, क्योंकि फार्मूले में हमने इसको डिवाइड करना था, इसको डिवाइड करते जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो निकलती है कि फिर इन सब को हम ऐड अप करेंगे। जैसा कि अभी आप इसमें देखें फार्मूला में कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप डिस्काउंट फैक्टर को डिवाइड करते जाएंगे, हर साल का जो है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, फिर जो वैल्यूज़ आएंगी उन सबको आप ऐड अप करेंगे। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे भी किया। बस इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में इसलिए लेके आया कि ताकि मैं आपको एक ही स्लाइड के ऊपर ये सारा कुछ दिखा सकूँ, आपको इजीली समझ आ सके। तो ये सबसे पहले कैश फ्लोज आ गए 9% के हिसाब से, और फिर उसके बाद डिस्काउंट फैक्टर आ गया, और फिर उसके बाद आ गया इसके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। जब जमा किया तो कितना बना 961। अब हमें 925 चाहिए था, हमारे पास आंसर आया 961। अब हमने इसको कम करना है तो मैं 10% लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं 10% लगा देता हूँ, तो 10% के साथ जब मैंने इसको हल किया तो मेरे पास आंसर आया 924। इसी तरीके से मैंने एहतियातन 11% भी कर लिया, ठीक है। जब मैंने 11% किया तो मेरे पास आंसर आ गया 889। अब मुझे 925 चाहिए था। इसका मतलब अगर मैं 10% रेट लगाऊं तो 924.18, मतलब 1 रुपया कम बनता है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट रेट नहीं है। इसका मतलब जो मेरा एग्जैक्ट रेट होगा, क्योंकि देखें 10% से अब मुझे 1 रुपया ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 10% में मेरे पास 1 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब मुझे 1 रुपया ज़्यादा चाहिए, तो इट मीन्स जो मेरा रेट होगा वो 9 और 10% के दरमियान में होगा। वो 9.5% भी हो सकता है, वो 9.6 भी हो सकता है, वो 9.3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जो कि 9 और 10 के दरमियान का हो, या फिर 9 और 11 के दरमियान का हो, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का मुझे ऐसा रेट चाहिए जो कि 10 से कम हो, 9 से ज़्यादा हो, ताकि मेरा एग्जैक्ट 925 निकले। अब इसके बाद एक नेक्स्ट इसका स्टेप होता है जिससे हम इसका एग्जैक्ट रेट निकालते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट रेट फाइंड करने के लिए हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है।
तो हमने 3 किस्म के रेट लगाए 9, 10 और 11। तो हमारे पास 3 किस्म की हमारे पास इससे प्रेजेंट वैल्यूज़ निकली, 961 निकली, 924 निकली, 889 निकली। तो इसका मतलब जो हमारी जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसा रेट फाइंड करें हमारी मार्केट वैल्यू के बराबर आए, और मार्केट वैल्यू है 925, तो हमने 925 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब वो 9 और 10 के बीच में कहीं लाई करती है, जिसको 9 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। तो हमने 3 किस्म के रेट लगाए। सबसे लोअर रेट हमने लगाया 9%, सबसे हायर लगाया 11%। 11% के ऊपर हमारी वैल्यू कम आ गई 925 से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था जब भी आप रेट बढ़ाएंगे वैल्यू कम आएगी, और जब भी आप रेट कम करेंगे वैल्यू आपकी ज़्यादा आएगी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन मेथड, कि जब भी आपके पास YTM फाइंड करने के लिए आप 2 ऐसे रेट निकाल लें जिसमें से एक रेट पे आपकी मार्केट वैल्यू से उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है और एक रेट पे कम आ रही है। बस आपको यही 2 रेट ही चाहिए होते हैं, इसके बाद मज़ीद आपको उसके ऊपर हिट एंड ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ये 2 रेट निकल आए कि जिसके ऊपर एक के ऊपर वैल्यू ज़्यादा आ जाए रिक्वायर्ड से और एक के ऊपर कम आ जाए, तो फिर उसके बाद अब आपने ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला के अंदर पुट करनी होती हैं, जो फार्मूला यहाँ पे गिवन है। तो अभी इस फार्मूले की मदद से हम वो रेट निकालेंगे जो कि एग्जैक्ट रेट होगा, जो कि ये बताएगा कि इस रेट के ऊपर आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज होगी वो मार्केट वैल्यू के इक्वल होगी। तो वो फार्मूला ये है बेसिकली R इज़ इक्वल टू, R से मुराद आपका यील्ड टू मैच्योरिटी है, रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि आप निकालना चाह रहे हैं। R इज़ इक्वल टू लोअर रेट, RL से मुराद है लोअर रेट, जो आपने लोअर रेट लगाया था। उसके बाद आगे आएगा प्लस PV ऑफ L, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब इसके अंदर हम ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लोअर रेट जो हमने सबसे कम रेट लगाया वो लगाया 9%। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट हमारे पास क्या थी, हमने जो निकाली वो थी 961.10। इसी तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हायर, ठीक है। जो लोअर लगाया हमने 9 था, उसकी थी 961.10। जो हमने हायर लगाया वो था 11%, उसकी जो वैल्यू आई थी वो थी 889.12। इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हायर रेट माइनस लोअर रेट, मतलब 11 माइनस 9। तो हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जहाँ भी परसेंटेज इस्तेमाल होगी, जैसे ये 11 माइनस 9 है, मतलब 11% माइनस 9%, तो इसको हल करते हुए आप 0.11 माइनस 0.09 की टर्म में यूज़ करेंगे। इसको ऐसे ओपनली यूज़ नहीं करेंगे वरना आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो हम जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 9.27%, मतलब 9.27%। जब आप ये डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट 925 रुपीज़ आंसर आएगा, जो कि एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू है जो कि हम निकालना चाहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। तो ये है बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसके अंदर आपने 2 ऐसे रेट निकालने होते हैं कि जिसमें से एक रेट के ऊपर आपकी वैल्यू मार्केट रेट से ज़्यादा आ जाए और एक रेट के ऊपर आपकी वैल्यू मार्केट रेट से कम आ जाए। बस आपको यही 2 रेट चाहिए होते हैं। उन 2 रेट की बेस पे फिर आप इस फार्मूले के तहत, इस इंटरपोलेशन मेथड के तहत आप एग्जैक्ट यील्ड टू मैच्योरिटी या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम कहते हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि था फार्मूला मेथड। तो ये भी एक मेथड है यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने का, कि जिसमें आपको 2 अलग अलग रेट के ऊपर हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ता, कि जिसमें आप एक रेट हायर लगाएं एक रेट लोअर लगाएं और उसके बाद आप उन दोनों में से एग्जैक्ट रेट निकालें। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इस तरीके के तहत भी आप एग्जैक्ट यील्ड टू मैच्योरिटी निकाल सकते हैं, जिसको कहते हैं फार्मूला मेथड। इसका फार्मूला बेसिकली होता है YTM इज़ इक्वल टू, C से मुराद आपका कैश फ्लो है, कूपन रेट जो होता है कैश फ्लो, 1 माइनस T। अब यहाँ T से मुराद है आपका टैक्स रेट। अमूमन ये मेंशन नहीं होता सवालात में, लेकिन जहाँ पे मेंशन हो तो आपकी जो भी अर्निंग होती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है, बेसिकली इनकम टैक्स। तो जो टैक्स का रेट होता है यहाँ पे आप उसको माइनस करते हैं 1 माइनस, मतलब लेट सपोज़ आपने जो 1000 रुपये का बॉन्ड लिया था जिसके ऊपर हर साल आपको 100 रुपया मिल रहा था इंटरेस्ट, तो यहाँ C से मुराद वो 100 रुपया होगा इंटरेस्ट का, 1 माइनस टैक्स, उसके ऊपर आपने लेट सपोज 10% टैक्स भी देना है, तो 1 माइनस 10%,
मतलब जो आपका जो 100 रुपया निकलेगा उसको आप 1 माइनस 10% से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 90% जो वैल्यू आएगी एंड पे। जब 1 में से 10% लेस हो जाएगा, 0.1 लेस हो जाएगा, तो पीछे 0.9 बचेगा, मतलब 90%। मतलब जो आपको मिल रहा है 100 रुपया, उसमें से 10 रुपया टैक्स में चले जाएंगे। तो आप इसलिए यहाँ पे टैक्स एडजस्ट करते हैं कि ताकि आपके पास एग्जैक्ट यील्ड टू मैच्योरिटी आए, उसमें टैक्स शामिल ना हो। मतलब आपका जो यहाँ पे सी बनेगा, जो कैश फ्लो कूपन रेट बनेगा, वो 100 की जगह 90 बन जाएगा। लेकिन ये बहुत कम सवालात में ऐसा होता है जहाँ पे टैक्स रेट भी गिवन होता है। आपकी बुक में ये फार्मूला गिवन नहीं था, लेकिन मैंने जानबूझ के यही फार्मूला इस स्लाइड्स में डाला है, ताकि आपको इस चीज़ का पता भी हो कि बाज़ औक़ात आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल में अगर टैक्स रेट आ जाए तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि इसको हमने कहाँ एडजस्ट करना है, तो इसको यहाँ एडजस्ट करना होता है बेसिकली। तो ये फार्मूले में सबसे पहले आता है आपका कैश फ्लो, जो कैश फ्लो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, जो आपके कूपन रेट के हिसाब से आपको मिलता है, प्लस आर वी माइनस एन पी। इसको आप आर वी भी कह सकते हैं, एफ वी भी कह सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी कह सकते हैं, फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, रिडेम्पशन वैल्यू भी कह सकते हैं। माइनस एन पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी इसको आप कह सकते हैं, नेट प्रोसीड्स भी कह सकते हैं। इसके मल्टीपल नेम्स हैं। मतलब फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है बॉन्ड की, लेट सपोज अगर आपने जो बॉन्ड लिया है और उसके ऊपर लिखा है आपको 10 साल बाद 1000 रुपये मिलेगा, तो वो 1000 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। लेकिन उसकी आज की जब आपने उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली, लेट सपोज वो आज की उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकली 925 रुपये, ठीक है, या 960 रुपये, जो भी निकली, तो वो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू बनेगी। डिवाइडेड बाय एन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं, ठीक है। जितना भी आपका टाइम पीरियड होता है तो वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। अगर आपका बॉन्ड 5 साल का है तो n 5 हो जाएगा, 10 साल का है तो n आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसी तरीके से फिर नीचे इस पूरे को डिवाइड करेंगे आर वी प्लस एन पी के ऊपर, मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू। ऊपर हमने फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू किया था, नीचे हम फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास जो रेट निकलेगा वो हमारी ईड टू मैच्योरिटी होगी। मतलब वो रेट होगा जिसके ऊपर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउट कैश फ्लोज वो इक्वल हो जाएगा मार्केट वैल्यू के, ठीक है। तो अब हम इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज एन इन्वेस्टर इज़ कंसिडरिंग द परचेज ऑफ ए 5-year ₹1000 bond bearing a coupon rate of 7% and the current market price of bond is 960, then the investor required rate of return would be, ठीक है, कि लेट सपोज आपके कोई इन्वेस्टर है, वो बॉन्ड लेना चाह रहा है 5 ईयर का, ठीक है, 1000 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है, 7% कूपन रेट है, मार्केट प्राइस जो करंटली चल रही है वो 960 चल रही है। तो इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए? मतलब हम यहाँ पे, क्योंकि वो बॉन्ड लेना चाह रहा है, उसने मैच्योरिटी तक रखना है, तो उसको ऐसी वैल्यू चाहिए, ऐसा रेट चाहिए जो कि इस 1000 रुपीज़ को जब हम डिस्काउंट बैक करें विद ऑल इट्स कैश फ्लोज, जब हम इसको डिस्काउंट बैंक करें तो वो 960 आना चाहिए। तो पिछले फार्मूले के तहत तो हमने 2 अलग अलग रेट्स लगाए, एक हाई रेट लगाया, एक लो रेट लगाया, फिर उसके बाद हमने उसको हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हमने उसका एक एग्जैक्ट रेट निकाल लिया। हाई लो मेथड भी उसको कहते हैं, हाई लो मेथड के थ्रू। तो इसमें हमारे पास जस्ट एक फार्मूला है जो भी हमने स्टडी किया था पीछे लास्ट स्लाइड में, जिसके अंदर ये था कि सबसे पहले आएगा कैश फ्लो इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। कैश फ्लो हमारा कहाँ से निकलेगा? 7% जो कि गिवन है, 7% कूपन रेट है, 7% ऑफ 1000 जो कि बनता है 70 वहाँ से आ जाएगा, प्लस फेस वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। फेस वैल्यू 1000 है, माइनस प्रेजेंट वैल्यू 960 है, डिवाइडेड बाय एन था नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं हमारे पास 5। सेम इसी तरीके से हम इस सारे को डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 पे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8%, ठीक है। Formula method is not as time consuming as trial and error method, but it does not give answer as accurate as trial and error method. फार्मूला मेथड ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी आपको ये YTM निकाल के दे देता है, ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होता। मतलब इससे जो आपका रिज़ल्ट निकला है 8%, अब जब आप 8% यहाँ पे यूज़ करेंगे रेट, तो ज़रूरी नहीं है आपके पास एग्जैक्ट 960 ही वैल्यू आए। वैल्यू आपकी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर सकती है, एग्जैक्ट भी आ सकती है लेकिन फ्लक्चुएट भी कर सकती है। इसके अंदर ये एक
ये एक किस्म की प्रोबेबिलिटी होती है, जो कि दूसरे प्रोबेबिलिटी बेसिकली उसमें भी होती है वेरिएशंस की, लेकिन उसमें कम होती है। उसमें हो सकता है कि 1-2 रुपए का या 4-5 रुपए का डिफरेंस आए, इसमें हो सकता है 40-50 रुपए का डिफरेंस आ जाए, या हो सकता है 20 रुपए का 25 रुपए का डिफरेंस आ जाए, लेकिन डिफरेंस की प्रोबेबिलिटी इस मेथड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इसलिए उस मेथड को हम लोग प्रेफर करते हैं अगर हमारे पास टाइम हो, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर टाइम ना हो तो फिर शॉर्ट फॉर्म के तौर पे ये फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है यील्ड टू मैच्योरिटी का। यील्ड टू मैच्योरिटी बेसिकली, मैं दोबारा आपको रिपीट करा देता हूँ, एक ऐसा रेट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने ये एज्यूम करना होता है कि लेट्स सपोज अगर इन्वेस्टर ने बॉन्ड बेचना नहीं है, उसने ये बॉन्ड टिल मैच्योरिटी, जब तक इसकी मैच्योरिटी है, रखना है, तो उसको उसके ऊपर रिटर्न क्या मिलना चाहिए, क्या उसको रिटर्न मिलना चाहिए जिससे उसको ये पता चले कि वो मार्केट के बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा, कि मतलब उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए कि उसको लॉस ना हो मार्केट के हिसाब से, कि उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकले वो मार्केट वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो इसके बेसिकली हमने दो मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसके अंदर हमने दो अलग अलग रेट लिए थे, एक हाई रेट एक लो रेट, फिर उससे हमने एक एग्जैक्ट रेट निकाला था यील्ड टू मैच्योरिटी का। और दूसरा मेथड है यहाँ पे फार्मूला मेथड, जो भी हमने डिस्कस किया और जिसकी हमने ये एग्जाम्पल यहाँ पे सीखी है। अच्छा जी, तो आपको याद होगा कि बॉन्ड यील्ड में हमने दो किस्म के मेथड का जिक्र किया था कि बॉन्ड की यील्ड दो किस्म के तरीक़ों से निकाली जाती है। एक तो होती है यील्ड टू मैच्योरिटी, जो कि हम अभी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी चलते हैं इसके नेक्स्ट तरीक़ेकार की तरफ के उसके बाद करंट यील्ड क्या होती है, बॉन्ड की करंट यील्ड क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। करंट यील्ड, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि करंटली आप क्या रिटर्न कमा रहे हैं। यील्ड टू मैच्योरिटी में तो ये था, हमने ये चेक करना था ना कि मैच्योरिटी तक इस बंदे को कितना रिटर्न मिलना चाहिए जिसमें इसको नुकसान ना हो। करंट यील्ड में सिंपली हमने ये देखना होता है कि अभी इस टाइम जो आपको इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है बॉन्ड के ऊपर, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या रेट है। ठीक है, बॉन्ड के हिसाब से तो उसके ऊपर रेट मेंशन होता है फेस वैल्यू के हिसाब से, कि जैसे 1000 रुपये के बॉन्ड के ऊपर अगर आपको 10% कूपन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इट मीन्स मतलब वो तो ऑलरेडी मेंशन होता है 10%, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 1000 रुपये के बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में आज 1000 रुपये ही होगी, वो कम भी हो सकती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है। और अगर लेट सपोज 1000 रुपये का बॉन्ड जो कि 10 साल बाद 1000 रुपये का है, आज इस टाइम उसकी मार्केट वैल्यू 920 रुपये है, तो हम ये देखते हैं कि अभी जो मुझे 100 रुपये या 40 रुपये या 50 रुपये मिल रहे हैं उस 1000 रुपये के ऊपर, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितने हैं, उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से क्या रेट बनता है। बॉन्ड के हिसाब से चलो हो सकता है 10% हो, लेकिन हो सकता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से 5% बन रहा हो। ठीक है, तो ये जो बेसिकली करंट यील्ड होती है वो आपको बताती है कि आपके बॉन्ड की जो करंट आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल रही हैं, ठीक है, उनका मार्केट प्राइस के हिसाब से क्या रेट है। और यही चीज़ डिफ़ाइन की गई है इसकी यहाँ जो डेफिनेशन में भी, द रेशियो ऑफ करंट इंटरेस्ट पेमेंट टू द बॉन्ड्स करंट मार्केट प्राइस। ये बेसिकली रेशो होती है, यही चीज़ उन्होंने डिफ़ाइन की है, जो करंट आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही होती है उसको मार्केट प्राइस के हिसाब से देखते हैं कि आपको कितनी मिल रही है। लेट्स सपोज कि वी हैव ए बॉन्ड विद 4% कूपन इंटरेस्ट रेट, ए पार वैल्यू ऑफ 1000 एंड मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस भी आप इसको कह सकते हैं 920, देन इट्स करंट यील्ड विल बी। तो ये एक एग्जांपल हम यहाँ पे हल कर लेते हैं जिसमें ये बताया गया कि आपके पास लेट सपोज एक बॉन्ड है 1000 रुपये का, ठीक है, या $1000 का, जिसकी पार वैल्यू $1000 है, 4% उसका कूपन रेट है, और इस टाइम उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 920 है मार्केट में। तो उसकी करंट यील्ड हम कैसे निकालेंगे, जो हमें इस टाइम एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4% मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो वो निकल आएगा $40 डिवाइडेड बाय 920, जो कि उसकी मार्केट प्राइस है। तो ये बनता है 4.35%। इसका मतलब जो हमें 4% बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऑन एक्चुअल 4.35% है। मतलब आज के हिसाब से अगर हम देखें तो वो 4.35% है, वो ज़्यादा है। ठीक है, अब करंट यील्ड से आपके पास आज का रिटर्न तो निकल आया है, लेकिन ये एक किस्म के बॉन्ड की इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाता है आपको। वो इनकम्प्लीट ऐसी पिक्चर होती है क्योंकि ये आपको आज के दिन का बताता है, ये नहीं बताता कि आने वाले टाइम में ये आपको बेनिफिशियल साबित होने वाला है या नहीं होने वाला। ये सिर्फ ये बताता है कि आज के दिन या एक मखसूस टाइम पीरियड में या एक साल में आपको इसकी जो आपको रिटर्न पड़ रहा है वो कितना है।
जबकि ये आपको ये नहीं बताता कि अगर इसी बॉन्ड को आप टिल मैच्योरिटी या टिल मैच्योरिटी ना भी रखें, आप इसको 2-4 साल मज़ीद रखना चाहें, तो इससे आपको क्या कैपिटल गेन या क्या कैपिटल लॉस होगा। मतलब कैपिटल गेन कैपिटल लॉस से मुराद ये है कि इसकी प्राइस में अगर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, अगर प्राइस इसकी अप हो जाती है 1000 से तो आपके लिए कैपिटल गेन होगा, अगर इसकी प्राइस 1000 से नीचे होती है तो आपके लिए लॉस होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या लॉस होगा या गेन होगा, तो ये रेट उस चीज़ की पिक्चर पोर्ट्रे नहीं करता, जिसकी वजह से हम इसको एक्यूरेट मेजर ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं कहते, क्योंकि ये रिटर्न तो है, ठीक है, करंट यील्ड आपको बता देता है, लेकिन ये एक अच्छा एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है, जैसा कि हमें यील्ड टू मैच्योरिटी में पता चलता है। तो मतलब ये एक अच्छा मेजर नहीं है। ये जस्ट अगर आपने थोड़े से टाइम पीरियड के लिए रखना है, 1 साल के लिए, तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को देख लें। करंट यील्ड को अगर आपने 1 साल से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रखना है तो फिर आप यील्ड टू मैच्योरिटी पे जाएंगे। बॉन्ड वैल्यूएशन का ये पूरा टॉपिक इन डिटेल डिस्कस करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं, ठीक है, कि बॉन्ड वैल्यूएशन में बॉन्ड वैल्यूएशन के प्रोसेस में 3 किस्म के मेन रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो एक एक करके अब हम ये तीनों रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला रिलेशनशिप ये है, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू चेंजेस इन इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। when the interest rate increases, value of bond decreases and vice versa। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम वो हिट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल एंड एरर मेथड जिसको हम कहते हैं, वो उसके थ्रू हम यील्ड टू मैच्योरिटी निकाल रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इंक्रीज़ करनी हो तो आप जो रेट ऑफ रिटर्न होता है उसको डिक्रीज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि जो बॉन्ड की वैल्यू है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है चेंजेस इन द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जितना बढ़ता जाता है उतना उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड होती है, जो आज के दिन में वैल्यू होती है, फ्यूचर वैल्यू की बात नहीं कर रहे, जो आज के दिन में वैल्यू निकलती है उसकी वो कम निकलती है। मतलब अगर 1000 रुपये का बॉन्ड है, 10 साल बाद आपको 1000 रुपये का मिलना है, उसके ऊपर 10% कूपन रेट है, और इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसके ऊपर अगर 4% है, लेट सपोज 4% है या 6% है, तो उसके ऊपर जो उसकी वैल्यू निकलेगी, लेट सपोज 4% के ऊपर अगर उसकी वैल्यू निकलती है 980 रुपये, ठीक है, तो 6% के ऊपर उसकी वैल्यू 980 से कम हो जाएगी, 960 पे आ जाएगी, 940 पे आ जाएगी। 7% 8% के ऊपर हो सकता है वो 890 पे आ जाए। इसी तरीके से 4% पे अगर 980 थी लेट सपोज, तो 5%, तो 4 से अगर नीचे आएंगे 3%, तो 3% पे हो सकता है वो 1000 हो जाए, 2% पे हो सकता है वो 1100 हो जाए या 1050 हो जाए। तो बेसिकली जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड होती है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है चेंजेस इन द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है, जितना बड़ा रेट ऑफ रिटर्न आप रखेंगे उतने बड़े फैक्टर से वो वैल्यू डिस्काउंट बैक होगी। जब बड़े फैक्टर से डिस्काउंट बैक होगी तो अंडरस्टूड सी बात है उसके ऊपर कट ज़्यादा लगेगा अमाउंट के ऊपर, जब ज़्यादा कट लगेगा तो अमाउंट कम होकर आपको मिलनी है, ठीक है। तो जब जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उस अमाउंट के ऊपर कट लगेगा डिस्काउंट बैक करते हुए, और वो अमाउंट आपको उतनी कम होकर मिलनी है। और इसी का वाइस वर्सा होता है, मतलब इसी का उलट होता है कि जब इन्वेस्टर रेट ऑफ रिटर्न कम रखता है अपना, तो बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा निकलती है। तो इस किस्म की जो वेरिएशंस होती हैं इनको कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट रिस्क। इस किस्म की वेरिएशंस को, जो कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने या कम होने से बॉन्ड की वैल्यू जो अप एंड डाउन होती है, इसको हम बेसिकली इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। तो ये हमने यहाँ डिस्कस किया पहला रिलेशन, जो कि हमें ये बताता है कि जो बॉन्ड की वैल्यू है वो इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली रिलेटेड होती है। बॉन्ड वैल्यूएशन को स्टडी करने के बाद हमारे ऑब्जर्वेशन में एक और रिलेशनशिप भी आया है इस पूरी स्टडी को देखने के बाद, कि कूपन रेट से अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो, ठीक है, कि मतलब अगर बॉन्ड का जो कूपन रेट होता है लेट्स सपोज वो 8% है और इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो जो बॉन्ड की वैल्यू निकलती है वो पार वैल्यू से कम निकलती है। मतलब अगर कूपन रेट 8% है और बॉन्ड 1000 रुपये का है, ठीक है, तो जब इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% होगा तो जो बॉन्ड की वैल्यू निकलेगी वो 1000 से कम निकलेगी, ठीक है। तो ये भी एक रिलेशनशिप सामने आया है। तो ऐसी सूरत हाल में उस बॉन्ड को जब सेल करते हैं कम वैल्यू पे, तो उसको कहते हैं डिस्काउंट बॉन्ड्स, क्योंकि वो बॉन्ड डिस्काउंट पे सेल होता है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है। जैसा कि यहाँ बताया गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल बी लेस देन द पार वैल्यू इफ़ द इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ अबव द कूपन रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बॉन्ड के अंदर कूपन रेट मेंशन्ड होता है, अगर इन्वेस्टर उससे ज़्यादा क्लेम कर रहा है तो बॉन्ड की जो वैल्यू होगी
बॉन्ड की वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू होगी, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, वो लेस कम होगी उसकी पार वैल्यू से। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है जब मार्केट वैल्यू कम होगी, 1000 रुपये का बॉन्ड आपका 980 रुपये का बिक रहा है मार्केट में, तो ज़ाहिर है आपको भी 980 का ही बेचना पड़ेगा, 1000 का आपसे किसी ने भी नहीं लेना। तो ऐसी सूरत हाल में जो आप जब आप बॉन्ड सेल करेंगे 980 का या 960 का, तो वो बॉन्ड आप डिस्काउंट पे सेल कर रहे हैं जिसकी फेस वैल्यू 1000 है, तो इसको हम कहते हैं डिस्काउंट बॉन्ड्स। और इसके बरअक्स जब भी इन्वेस्टर कूपन रेट से कम अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रखता है, मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग कंपनी है, पैसा उसका सेफ़ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसको इंटरेस्ट कम भी मिले लेकिन उसका पैसा सेफ़ है, ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होता है। मतलब लेट्स सपोज अगर बॉन्ड के ऊपर 8% भी है तो इन्वेस्टर 6% पे भी राज़ी होता है। वो कहता है 8% ना भी दें अगर इन केस, चलो 8% मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी दें तो 6% पे भी मैं राज़ी हूँ। तो ऐसी सूरत हाल में जो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है उसकी पार वैल्यू से। मतलब अगर 1000 रुपये का बॉन्ड 8% कूपन रेट दे रहा है, ठीक है, और अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न उसके मुकाबले में 6% है, तो मार्केट वैल्यू जो बॉन्ड की होगी वो 1100 या 1200 की होगी। ऐसी सूरत हाल में जब बॉन्ड सेल होगा मार्केट में तो वो प्रीमियम पे सेल होगा, क्योंकि वो 1000 रुपये का बॉन्ड आप 1200 का बेच रहे हैं, 200 ऊपर, जो 200 ऊपर का है वो प्रीमियम है। तो ऐसी सूरत हाल में जो बॉन्ड सेल होते हैं उनको हम कहते हैं प्रीमियम बॉन्ड्स। तो ये था इसका सेकेंड रिलेशनशिप। तो अब आते हैं इसके तीसरे रिलेशनशिप की तरफ कि बॉन्ड वैल्यूएशन की स्टडी से जो 3 इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स ऑब्जर्वेशन में आए थे, या जो हमें पता चला कि 3 इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं बॉन्ड वैल्यूएशन की स्टडी में। 2 जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक में ये था कि बॉन्ड की वैल्यू जो है इंटरेस्ट रेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरे में हमने यही देखा कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर कूपन रेट से ज़्यादा हो तो बॉन्ड की मार्केट वैल्यू जो है तो वो कम होती है, और इसके बरअक्स अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो कूपन रेट से तो बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से बॉन्ड कभी डिस्काउंट पे सेल होते हैं तो कभी प्रीमियम पे। अब आते हैं तीसरे इसके रिलेशनशिप की तरफ, जो कि ये बताता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैव ग्रेटर इंटरेस्ट रेट रिस्क एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म बॉन्ड। इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है पहले तो ये देखें। ये अभी हमने रिलेशनशिप नंबर 1 में मैं दोबारा फ्लैश करा देता हूँ आपको। हमने पढ़ा था कि ऐसा रिस्क जो इसमें मतलब इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन से बॉन्ड की वैल्यू में फ्लक्चुएशन आए, जो कि रिलेशनशिप नंबर 1 बताता है, ठीक है, कि जब भी रेट चेंज होता है तो प्राइस उसके इन्वर्सली चेंज होते हैं, तो उसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। तो रिलेशनशिप नंबर 3 यही बताता है कि जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे बॉन्ड जिनकी मैच्योरिटी लंबी होती है, 5 साल से ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़्यादा पाया जाता है। मतलब जिनकी मैच्योरिटी जितनी लंबी होती है उनकी वैल्यू इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से उतना ज़्यादा चेंज होती है। मतलब उसके अंदर ज़्यादा लिवरेज पाई जाती है कि अगर इंटरेस्ट रेट हल्का सा भी चेंज होगा तो प्राइस ज़्यादा चेंज होगी। जबकि जिस बॉन्ड की क्या कहते हैं मैच्योरिटी कम होती है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, तो उनमें इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से ठीक है चेंजेस आती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। अब यही चीज़ यहाँ पे बताएगी जी, यहाँ बताएगी जो कि मैंने आपको बताई है, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इम्पैक्ट ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज़ ग्रेटर फॉर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स देन इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। कि मतलब इन्वेस्टर के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के चेंज होने से बॉन्ड की मार्केट वैल्यू पे असर ज़्यादा पड़ता है अगर वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होंगे, और कम पड़ता है अगर वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होंगे। तो ये थे बेसिकली इसके 3 रिलेशनशिप्स, और इसके साथ ही हमारी ये स्टडी यहाँ पे वाइंड अप होती है बॉन्ड वैल्यूएशन की। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।